हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड बेटा वापस से आज जो उस पेपर का मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मैं एवरी ऑल्टर डेज़ पर आऊँगी और ऑल्टर डेज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पी वाई क्यूज़। अभी जो मैं पी वाई क्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ, ये पी वाई क्यूज़ आपके सी डी एस के हैं। और अभी मैं थोड़े दिन बाद लाइक सीरियस के थोड़े से पेपर्स के डिस्कशंस हो जाएं, उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनडीए का भी। तो आज सीरियस का 2020 का सेकंड पेपर और फर्स्ट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया कि यस अच्छा है, उनको रिवीजन करने में हेल्प मिल रही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये है आप लोग के सामने सीरियस 2022 का सेकंड पेपर। ठीक है भाई, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये फॉन्ट साइज सही है। देखिए क्या कहता है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और बेटा एक चीज़ और इसमें नोटिस कीजिएगा, देखना कि जो हमने इससे पहले वाला पेपर करा उसमें और इसमें क्या कोई क्वेश्चन कॉमन है। मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है ना कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं। लेट्स सी, देख लेते हैं। तो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। आपको याद होगा इससे पहले वाली क्लास में मैंने वो आप लोग को सीक्वेंस लिखकर दिखाया था सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, है ना। तो वही ऑन रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है ये पहला, ये क्या कर रही हूँ मैं। हाँ, सबसे पहला वाला क्वेश्चन कहता है क्या ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑब्वियसली यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये तो हमें पता ही है। वैक्यूम में ट्रैवल करती, बिल्कुल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा। आप लोग को बता दूं, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये सारी की सारी ट्रांसवर्सल यानी कि ऐसे करके ट्रैवल करती हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। एक मिनट, एक मिनट उसने बोला नॉट करेक्ट, क्वेश्चन ही रॉन्ग पढ़ लिया हमने तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट ना, बिल्कुल ठीक करेक्ट, क्योंकि सी वाला कह रहा है वेव है। की जरूरत होती है, या फिर मैं ये बोलूं कि आंसर है वो क्या हो गया बेटा, सी वाला हो गया। ठीक है भाई, बढ़ लें आगे। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अरे ये तो रिपीट हो गया इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था। अगर कोई लाइट है जिसकी स्पीड एयर में सी है, तो मीडियम में स्पीड वी है, तो बताइए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा याद रखना एयर की जो स्पीड है वो हमेशा ऊपर की साइड में आती है और यहाँ पर मीडियम की। और आपको याद होगा इस फॉर्मूले को मैंने बताया हुआ भी है कि इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जब एक मीडियम आपका एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा c × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसका जो हमारा करेक्ट होगा वो कौन से वाला लग रहा है भाई? लगा दो जो भी लग रहा है। यस, हमें लग रहा है बी। तो बी वाला हमारा इसका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है अंडर द किंगडम प्लेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक। मतलब ये नहीं कह रहा कि हमेशा एक्वाटिक है, मैक्सिमम एक्वाटिक है। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी, उनको शायद ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये जो है ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी दोनों जगह पर रहते हैं ये। हाँ, पर्टिकुलर एक्वाटिक्स होते हैं, ये भी पर्टिकुलर एक्वाटिक्स होते हैं, बट एल्गी मैक्सिमम आपका एक्वाटिक्स होता है। और आपको बता दूं ये प्लांट्स क्लासिफिकेशन के थैलाफाइट से बिलोंग करता है। थैलाफाइट्स या थैलाफाइटा जो सबसे बड़ा ग्रुप है, इसलिए द करेक्ट आंसर जो है वो हो गया एल्गी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड कर लेते हैं इसको। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर, आज ये पेन कहाँ कहाँ चल रहा है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट्स बिलोंग टू द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। बेटा टेक्सोनोमिक कैटेगरी किंगडम क्लासिफिकेशन को ही बोलते हैं। इसका मैंने सीक्वेंस बताया हुआ आप लोगों को, कीप, प्लेस, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अभी तक तो प्लांट है, फिर उन प्लांट्स में आगे चल के क्लासिफिकेशन हो गया कि ये रोज है पर्टिकुलर, तो ये जेनस के बेसिस पर होगा। यस, शॉर्टेस्ट क्लासिफिकेशन होता है, दिस इज बी। नेक्स्ट पर आते हैं, एक मिक्सचर है आपके पास सोडियम क्लोराइड और एक है अमोनियम क्लोराइड, इसको सेपरेट करना है। तो आप लोगों को पता होगा जो सोडियम क्लोराइड है ये सब्लिमेट होता है, और अगर मिक्सचर में एक भी सब्लिमेट हो तो उसको हम सब्लिमेशन के थ्रू ही सेपरेट करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा बेटा, सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, पर्ल को हार्वेस्ट करना है। तो जब हम पर्ल के हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो पर्ल हार्वेस्ट होता है ऑयस्टर से, और जो ऑयस्टर होता है जनरली मरीन वाटर वाला होता है, ठीक है, ये बात सबको पता होगी। अब मैं क्यों बोल रही हूँ सबको पता होगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कॉमन लगता है ना। ओके, अरे ये क्वेश्चन तो मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जब भी मैं लास्ट में बायो वाइंड अप करती हूँ तो मैं हमेशा मिक्स वाला पढ़ाती हूँ, और मिक्स वाले में मैं हमेशा लिखाती हूँ कि होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। चलिए बताती हूँ मैं आपको, होमोलोगस किसे कहते हैं, दिस इज होमोलोगस और एनालोगस, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं हम एनालोगस। ठीक, देखो बेटा, होमोलोगस एनालोगस, होमोलोगस में क्या होता है कि कॉमन ऑरिजिन होता है, ठीक है भाई, और कॉमन ऑरिजिन है, ठीक, एंड साथ में सिमिलर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो है वो मिलता जुलता है। यहाँ पर सेम ही फंक्शन है, यानी सब काम करेंगे तो एक साथ ही काम करेंगे, एंड डिफरेंट ऑरिजिन है, डिफरेंट ऑरिजिन है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे हम अपना हैंड ले सकते हैं, हमारा जो हैंड है ये होमोलोगस है कैसा बनाया मैंने हैंड, 1 2 3 4 5, यस 5 फिंगर्स है, ऐसा बना देते हैं ताकि आपको लगे हाँ यार ये ना हमारा हाथ ही है देखो अब तो लग रहा है भाई हैंड है ना। और एनालोगस में हम ले सकते हैं, जैसे हमारा कोई भी बर्ड है उसका विंग्स है, तो देखो अब लग रहा है ना आपको, है ना। चलो अब देखते हैं, अरे इसने बोला भी है, द विंग्स ऑफ बर्ड एंड अ बैट आर कंसीडर्ड एनालोगस स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव, अब देख लो भाई, सेम फंक्शन डिफरेंट ऑरिजिन। तो हमने देखा सबसे पहले फंक्शन, दोनों में डिफरेंट फंक्शन है, एलिमिनेट कीजिए। इसके बाद इसमें कहता है कॉमन फंक्शन बट डिफरेंट ऑरिजिन, कॉमन ऑरिजिन कॉमन फंक्शन, तो सेम फंक्शन बट डिफरेंट ऑरिजिन, दैट्स मीन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके भाई, बढ़ लें आगे। आगे क्या कह रहा है, ये वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लो आपके जो भी आपका स्टमक है, एसिड सेक्रेशंस हो गया, स्टमक में क्या होता है, HCl होता है ना, तो क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेट का जख्म जिसको बोलते हैं आम भाषा में। ये इसलिए होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बेटा इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो करता है वो है आपका ए, दिस इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब शायद आपको लर्न हो जाए। अगर आप रिमेनिंग ऑप्शंस में जाएं और आपने डिसीज पढ़े हुए हैं तो आपके लिए एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी है, बट ये याद रखना ये अल्सर जो है ये इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, याद रखना, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, पहले क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ, है ना। सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बच्चे चाहे फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी हो चाहे एलिमेंट्स के सिंबल हो, ठीक है, ये दोनों एक ही साइंटिस्ट ने दिए और उनका नाम है सर जॉन डाल्टन। तो ये वाला हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द 98, क्या कहता है भाई 98, पढ़ लेते हैं क्या कहता है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड अ स्टैंडर्ड प्रेशर। फिर रूम टेम्परेचर में इनमें से कौन सा लिक्विड स्टेट में रहता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और मेरे अभी आप देखेंगे तो ये मैं कैसे बोलना भूल गई मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। और ये मैंने ऐसे लिखाया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। तो मैं ना इसको ऐसे करके लिखाती हूँ, मरकरी, ब्रोमाइन, ठीक है, और क्या क्या, सीजियम, ग्लेंसियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे ही लिखाती हूँ इसको। अब इसमें ध्यान समझना, इन दोनों के नीचे तो मैं लिख देती हूँ रूम टेम्परेचर कि ये जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बट ये जो तीन है ये 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होता है। मतलब रूम टेम्परेचर आप कंसीडर कर रहे हो 23 से 25, ये जस्ट अबव अ रूम टेम्परेचर होता है। तो फिलहाल ये टॉकिंग अबाउट द रूम टेम्परेचर, मतलब हमारा आंसर इन दोनों में से ये दोनों ही होंगे। तो हमने देखा हाँ हमें ये दिखाई दे रहा है हमारे डी वाले में, यस दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, 99 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। बेटा ऐसे बिहेवियर को क्या कहते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जो एसिड भी बना सकते हैं और बेस भी बना सकते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। और याद रखना वैसे मैंने बताया हुआ है हाँ एम्फोटेरिक 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक जिंक, एक एल्यूमिनियम और एक लेड। इन्हीं 3 एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि ये एसिडिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं और बेसिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो क्या इनसे मिलता जुलता कोई है, यस ये रहा। ओके चलें बढ़े आगे बढ़े, ये रहा सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक। ओ ये तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है खुश हो जाएंगे अगर मान लो उनके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये मैं इतनी बार डिस्कस करती हूँ कि देखो बेटा हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसमें यूरिया निकलता है। जब ये यूरिया स्वेट के थ्रू निकल रहा है तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये यूरिया यूरिन के थ्रू निकल रहा है तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई जो यूरिन के अंदर स्मेल होती है बिकॉज ऑफ द अमोनिया एंड सिल्वर और सल्फर बन जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है ना। तो या एग को हम सिल्वर स्पून से बीट करें तो वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि एग भी द वेरी गुड सोर्स ऑफ सल्फर और पसीने में भी सल्फर निकल रहा है। इसका मतलब यार कुछ सल्फर से लेना देना है। टॉकिंग अबाउट सिल्वर तो यार इन तीनों में से ही होगा, इसको तो भूल जाओ है ना। तो ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड, ये रॉन्ग फार्मूला है, सिल्वर सल्फाइड का फार्मूला है Ag2S, इसलिए ये रहा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ने की बजाय हम लोग पीछे बढ़ रहे हैं हम आगे इस वाले क्वेश्चन में, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। इसमें ना हो सकता है सोचना थोड़ा सा अलग हो सकता है। यहाँ पर क्या आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट रे थ्रू द लार्जेस्ट एंगल। तो एक आपका ये हो गया, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये बना लिया कनकेव लेंस। अब आप बोलोगे यार इसमें कैसे पता चल रहा है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, बिल्कुल पता चल रहा है बाय द साइन। पॉजिटिव साइन है तो कॉन्वेक्स है, नेगेटिव साइन है तो कनकेव है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर है। तो हमने यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया। ये कहता है पावर जो है वो +2 है, +2 का मतलब 1/2 लगाओ फोकल लेंथ निकालने के लिए, यही होता है ना बेटा फॉर्मूला। तो इसे 0.5, यहाँ पर भी 0.5, यहाँ पर भी 0.5 मान लो। तो ये जो डिस्टेंस है 0.5 का है। तो ये आई रे ऑफ लाइट और ये ऐसे में यहाँ पर बेंट हो गई, तो ये वाला एंगल हुआ आपका है ना। अगर यहाँ से भी हमारी रे ऑफ लाइट आएगी तो लगभग ये इतना हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं सेकेंड वाले पे बनाऊँ, दिस इज़ 1/2.5, तो पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 2 10 5 5 25, दिस इज 0.4। तो ये 5 से थोड़ा और आगे आ गया, समझ रहे हो। तो ये एंगल इसने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आगे हो गया, ये 5 वाला थोड़ा ऐसे हो गया, समझ रहे बेटा। और -1.5 का लेंगे तो देखो ये रे ऑफ लाइट आई, ये ऐसे करके चली जाती है और ये वर्चुअली हमारी मीट करेगी ऐसे करके। तो इसमें 1.5 में जो एंगल आएगा वो आएगा 0.7, 2 में अगर हम निकालेंगे तो 1/2 दैट इज 0.4। तो बेसिकली इसमें आपने करना क्या है, ध्यान से समझना, जितनी कम फोकल लेंथ होगी
उतना ही ज़्यादा एंगल बनेगा, लार्जेस्ट एंगल। आप खुद सोचो, जैसे लेंस है और अगर मैं इसमें 2 पॉइंट लगा लूँ तो ये रे ऑफ लाइट पहले आकर इस पॉइंट पर हो गई, ये और इसमें कलर चेंज करके यहीं पर देखते हैं, यही रे ऑफ लाइट आई और ये इस पर हो गई। तो जितनी फोकल लेंथ दूर जाती रहेगी उतना ही एंगल कम बनता रहेगा। तो बेसिकली जितनी कम फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा एंगल। तो सबसे कम फोकल लेंथ तो यार दिस इज 0.5 यार। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया तो सबसे कम आ रही है हमारे सेकंड वाले केस में, इसलिए दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके भाई, तो होप समझ में आया होगा आपको। नहीं आया तो यार ऑप्टिक्स की क्लास देख लीजिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आपको आराम से मिल जाएगी। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आप लोग को बता दूँ कि बेटा मेरा ना एक पेड कोर्स भी है और एक अभी रनिंग में है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है न्यू ईयर से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स अ 3 मंथ कोर्स और इसमें कंप्लीट साइंस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट हाँ ये पेड कोर्स है, बहुत रिजनेबल सा है। अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और हमारा अपना टेलीग्राम चैनल भी, और आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है बेटा। आगे आ जाइए। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो कितना स्मार्ट है, इसने लेंस नहीं बताया होगा कि मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसने कहा कि अगर आपको पता होगा कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स होता है तो ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे। खैर क्या कहता है, कहता है कि ड्राइंग कितनी अच्छी बन रही है मुझसे। हाँ, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है, मतलब ये रहा इसका डिस्टेंस 40, ठीक है बेटा, और जो फोकल लेंथ है वो इतनी है, मतलब 25, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यही मतलब हुआ। अब वो कहता है कि इमेज कैसी बनेगी। हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स वाला जो आपका लेंस होता है वो हर केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक्सेप्ट द वन केस, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में होता है, सिर्फ उसमें वो वर्चुअल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये कौन से केस में होगा, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड हो गई, पहले तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। अब वो कहता है मैग्नीफाइड है या स्मॉलर है। याद से ध्यान से समझना, मैं बोलती याद से समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है एग्जैक्ट साइज, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता रहता है इमेज दूर हटती रहती है और उसका साइज बढ़ता रहता है। यस, इसलिए हम इसको मैग्नीफाइड टर्म डालेंगे, दिस शुड बी करेक्ट आंसर। ओके, और वैसे मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी जो इमेज बनेगी वो तो तब बनेगी जब फोकल लेंथ पर इन्फिनेटिव पर जाकर बनेगी ना। लेकिन हाँ ये भी अपने एक्चुअल साइज से बड़ा है, इसलिए इसको हम बड़ा कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। When a light ray enter through the glass medium from the water at an angle of incident 0 degree, मतलब इस तरह से इंसिडेंट 0 डिग्री का मतलब है ऐसे इंसिडेंट कर रही है। मतलब यही 0 डिग्री का मतलब है यही वाली इंसिडेंट लाइन हो गई, और व्हाट, यही नॉर्मल हो गया, है ना। नॉर्मल और वो दोनों सेम है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा हमेशा याद रखना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम होगा, होगा ना। तो हाँ जी, लेकिन अब इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपका मीडियम है, ठीक है, यहाँ है अ रे ऑफ लाइट एंटर इनटू ग्लास, ये रहा ग्लास और ये रहा एयर। क्वेश्चन ये, क्या 0 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट कर सकती है। वी सेड ये होता है 90 डिग्री। हाँ 90 से कम करेंगे 0 तो कहीं यही वाला एंगल आएगा ना। ऐसे में रे ऑफ लाइट तो स्ट्रेट निकल जानी है ना, तो एंटर करेगी नहीं, तो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 90 पे कर दिए तो अपने ही पाथ पर वापस आ जाती है बेटा। हाँ ओके, बढ़ लें आगे। नेक्स्ट पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाई दैट फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन द साउंड। मैं तो हमेशा यही क्वेश्चन कराती हूँ, जब भी मैं साउंड टॉपिक कराती हूँ तो मैं बोलती हूँ ना बिजली कड़क रही है, और क्या होता है लाइट पहले आ जाती है और साउंड बाद में आती है, क्योंकि लाइट को तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बट साउंड इज़ लाइक डिपेंडेड। मुझे आगे पहुँचा दो प्लीज़, मुझे आगे पहुँचा दो प्लीज़, मुझे आगे पहुँचा दो, और साउंड धीरे धीरे लिफ्ट ले लेकर आगे आ रही है। तो ऐसा एग्जाम्पल थंडरस्टॉर्म का, राइट। लाइट जल्दी आ गई, वो देर में ट्रैवल कर रही है।
आगे बढ़ें 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 बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं 105। क्या कहता है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन of a source and a screen would produce sharpest object shadow of an opaque object। मतलब सबसे अच्छी इमेज इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन पे बनेगी अगर आपके पास सोर्स और स्क्रीन हो। हमेशा याद रखना, स्क्रीन आपकी जिस पर इमेज बने वो क्या होनी चाहिए, ओपेक होनी चाहिए, है ना, तभी वो मैक्सिमम लाइट को रोक पाएगी तो हमें और ज़्यादा क्लियर विजन होगा। तो यहाँ पर ये इसने ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बोला हुआ है तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अभी ओपैक वाले को ही रोक के रखिए। अब ये कहते हैं पॉइंट सोर्स होना चाहिए या एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर सपोज आपका ऑब्जेक्ट है तो वो व्हाट यू वांट, अगर पॉइंट लाइट आएगी तो ऐसे ट्रेवल करेगी, तो वी वांट सोर्सेज एक्सटेंडेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आनी चाहिए, तो एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए और ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे पॉइंट सोर्स नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते, वो मैंने ऑलरेडी ऑप्टिक्स में बहुत सारी कर रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप रीयूज़ कर सकें, दैट इज़ रेडियो एक्टिव। एक बार हो गया तो हो गया यार, दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, राइट। ओके, इनमें से कौन सा फंक्शन अबाउट द फ्लोएम करेक्ट है? आपके प्लांट्स के अंदर दो टिश्यूज होते हैं, एक मतलब ट्रांसपोर्टिंग वाले, एक जाइलम और फ्लोएम। हमारी बॉडी हो, प्लांट्स हो, जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं, है ना बेटा। तो जो वस्कुलर टिश्यू है वो जाइलम भी है और आपके फ्लोएम भी है। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर में मिले हुए न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है बच्चे? फ्लोएम करता है न्यूट्रिशन को, यानी जो खाना बन गया उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये दोनों ही वस्कुलर टिश्यूज हैं। बाकी देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। कहता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल्स। रॉन्ग है भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, गलत बात है ये तो जाइलम आना चाहिए, एलिमिनेट करो उसको। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर भी हम नेक्स्ट को रीड करेंगे। फ्लोएम इज अ सिंपल टिश्यूज, नो, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। आपको जो कंप्लीट कोर्स ऑफ बायोलॉजी न्यू वाला है उसमें आपको प्लांट टिश्यूज की प्रॉपर क्लास मिल जाएगी, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। फ्लोएम गिव सपोर्ट टू अ प्लांट। देखो सपोर्ट नॉट ओनली फ्लोएम, सारे ही टिश्यूज करते हैं, तो वी कैन से इसके अप्रोप्रिएटली ये वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर 108 पर। मिच्योर स्केलेटन काइमा। अरे मैंने बहुत बार बताया बच्चों को कि स्केलेटन काइमा जैसे वो कोकोनट शेल होता है ना, ब्राउन सा, डेड हो जाता है, तो आउटर वाला पार्ट डेड होता है ना, तो आउटर वाले पार्ट को हम लोग लिग्निन कहते हैं। तो ये कहते हैं स्केलेटन काइमा वी सेड, हाँ मेच्योर होने पे वो डेड हो जाता है, तो डेड वाला ही चूज करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं, दैट मीन लिग्निफाइंड। अभी मैंने आपको बताया ना, हाँ लिग्निन जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है और आउटर मोस्ट का होता है, ओके। ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द बर्थ ऑफ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड। बेटा नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, हमारी बॉडी के अंदर मतलब ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 में से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी वो लड़का हो लड़की हो सबके अंदर होते हैं। लेकिन जो 2 पेयर्स होते हैं ना, उससे डिफाइन होता है मेल या फीमेल। तो दोनों में अगर XX हो गया तो ये आपका फीमेल का होता है, XY हो गया तो ये मेल बॉय का होता है, ठीक है। और 3 जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर में होते हैं, तो ये वाले यहाँ पर इसने 2 फर्स्ट से ही देख लेते हैं। 1 X क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर एंड 1 Y X क्रोमोसोम्स फॉर फादर। यस, ये फीमेल के लिए करेक्ट है। फिर भी हम आगे का देख लेते हैं। यहाँ पर मदर और फादर में दोनों में अलग अलग है, तो इसमें ना बॉय बन जाता है, बॉय के लिए होता है ये। इसमें 2 यानी ये, और इसमें भी 3 है, तो ट्रांसजेंडर का हो गया, तो करेक्ट आंसर शुड बी ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक। बेटा सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि जो पेनिसिलिन है ये आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। सेकंड क्या है, ये हमारी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर ही इफेक्ट दिखाती है बेटा। तो बैक्टीरिया क्या होता है, जिसकी सेल वॉल होती है, और ये क्या करता है, सेल वॉल को
डिकम्पोज नहीं होने देता, मतलब जब बनने नहीं देता, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये वायरस पर एक्ट नहीं करती, क्योंकि वायरस के पास तो बेचारे के पास सेल वॉल है ही नहीं, बेचारा तो खैर नहीं है। हाँ, तो एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट है डकार भी आ गई मुझे। दिस इज सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, आरएनए सिंथेसाइजेशन, डीएनए सिंथेसाइजेशन और डिवीजन इन अ बैक्टीरिया। तो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ अ हाइड्रोजन इज OMG, ये तो चाय वाला क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और हाइड्रोनियम, ये तो एलॉय होता है। प्रोटियम दिस इज H11, दिस इज H2 और दिस इज H3। तो बेटा जो 3 वाला होता है ये ट्रिटियम होता है, दिस शुड बी ये वाला, ये होता है रेडियो एक्टिव। इसलिए जल्दी से किसी के साथ कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। अरे अभी तो और है, ये तो मैं भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, इनका भी डिस्कशन। फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरेज बायोलॉजिकल टिश्यूज। बेटा बायोलॉजिकल टिश्यूज को जो हम स्टोर करते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, ठीक है। एंड अगर ऐसा बोला जाता है कि डेड बॉडीज़ को है ना प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेलिन, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या होता है, क्या बोल सकते हैं फॉर्मेलिन को, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड तो आपका कफ सिरप में होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाता। एंड योर ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, लेड, टिन और सिल्वर। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, जब भी आप पर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे इसमें कौन सा नोबल मेटल है। तो नोबल मेटल वो होते हैं जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है और टाइटेनियम है। तो बेटा इनमें से सिर्फ टाइटेनियम को स्टार केस बना के अलग कर लो। टाइटेनियम सबसे ज़्यादा ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में बनाता है, वाइट कलर का पाउडर होता है इसका। ये चारों जो हैं ये ऐसा नहीं हम बोलते कि ऑक्साइड कभी नहीं बनाते, ये ऑक्साइड बनाते हैं, बट उसके लिए इनको क्या होता है ना, कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है या कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, डायरेक्टली नहीं बनाते। तो यहाँ पर सिल्वर है, इसलिए वी विल गो विद द सिल्वर, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं, द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज। तो बेटा सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर आपसे बोला जाता है फॉस्फोरस के बारे में, तो पहले फॉस्फोरस के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूँ। क्या बात बतानी है कि जो आपका फॉस्फोरस है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अभी लाइव क्लास तो है नहीं जो मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग बताइए कि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना। फॉस्फोरस का सिंबल होता है P, और फॉस्फोरस बेसिकली यूज़ होता है आपके किस में, क्या बोलते हैं उसे, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र में। और फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है ना, वो 2 वैलेंसी शो करता है एक्चुअली। फॉस्फोरस जो है वो 2 कैन से, फॉस्फोरस के पास ना, मतलब भाई देखो फॉस्फोरस के पास जो है वो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, 7 होता है इसका, 5 है इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 का मतलब क्या हो गया कि इसको स्टेबल करने के लिए कितने की ज़रूरत होगी, क्या कितने की ज़रूरत होगी, मतलब मैं सिंपल सी बात आपको बोल रही हूँ। एटॉमिक नंबर अगर आप लोग को अभी तक नहीं आता है तो प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे तो मैंने सीरियस के स्टूडेंट को 1 से लेकर 20 तक का बोला हुआ है, एनडीए वालों को बोलते हैं कि भाई 30 तक कर लो। तो फॉस्फोरस जो है जिसका सिंबल है P, इसका एटॉमिक नंबर है 15। ओके, तो 15 का अगर आप देखें तो 2, 8 और 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। क्या ये स्टेबल है, नो। इसको स्टेबल होने के लिए ज़रूरत है 2 की, मतलब 2 कंडीशंस की। या तो ये किसी से 3 ले ले, या ये अपने 5 किसी को दे दे, यही होगा ना। तो 3 लेने वाला इसके लिए ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो 3 3 3, बट नेक्स्ट ये क्या करे, ये बोले भाई मैं नहीं किसी से लेने वेने वाला, मैं तो अपने 5 भी डोनेट कर दूंगा। तो दैट ये, लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा, हम जब भी एक सिंगल वैलेंसी की बात करी जाए तो हम यही बोलेंगे भाई जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंसी होती है, तो 3 इसकी करेक्ट वैलेंसी होगी।
ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है क्लास में, क्योंकि ये ना क्या एनडीए में भी आया हुआ है, और सम टाइम ना ये ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि जो आपके एनडीए के भी होते हैं। तो मैं यही बोलूँगी बच्चों को कि अगर आप कभी भी सीरियस के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ की भी कर रहे हो, तो जब आप पीवाईक्यूज करते हो सीरियस और सीएपीएफ के, तो बेटा एनडीए के भी कर लिया कीजिए। उससे क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर हो जाते हैं। तो लेड नाइट्रेट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहता है इनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है या कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। तो होता क्या है बेटा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये हमारा लेड नाइट्रेट है, ठीक है भाई। इसको हमने हीट किया, तो पहले तो बना लेड ऑक्साइड, फिर बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर बना ऑक्सीजन, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को हीट करना, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो ये और ये, हाँ भाई अब हो गई बैलेंस। वैसे मतलब नहीं था बैलेंस करने का, लेकिन वो तो ऐसे ही बता दिया। तो इसमें क्या बनता है यार, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई। तो आज मैंने डिस्कस करा है 2020 का सेकंड पेपर, उसके कंप्लीट साइंस के क्वेश्चंस। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए कि क्या आप लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ये कैसे बोल सकती हूँ, है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हाँ सॉल्यूशन करा रही है मैम, पीवाईक्यूज करा रही हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है भाई। दैट्स इट फॉर टुडे। अब ऑल्टर डेज पर मिलेंगे, दैट्स मीन कल का दिन छोड़कर फिर नेक्स्ट मीन्स कल क्या है, कल तो वेंसडे। अब मैं थर्सडे में बनाऊंगी, और थर्सडे में जो हमारा पेपर रहेगा वो 2021 का फर्स्ट पेपर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू एवरीवन, और जय हिंद,